हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यार देखो, डे वन का वीडियो मैंने डाला है। डे वन के वीडियो में आपने देखा होगा यार, अगर जिसने देखा वो आपको लगा होगा हाँ यार ये वीडियो कुछ हो सकता है यार कि थोड़ा यूजफुल हो आपके लिए। यार देखो, ये वीडियो का टारगेट मेरा यही है यार, जिन लोग अपने कंसेप्ट थोड़ा सा भूल चुके हैं उनका कंसेप्ट उनके वापस से ब्रशअप हो जाएं। और जो भी ये वीडियोज हैं यार, इनमें जो मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ यार, वो प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। और बेसिकली ये वो वाले क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यार, जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आए हैं। ठीक है। उनमें से जैसे अपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं यार, जैसे एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, यूपीपीएससी एई में पूछ लिए जाते हैं, राजस्थान जेई में पूछ लिए जाते हैं, राजस्थान का भी लेक्चरर का टेक्निकल लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिए गए, कि वो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं यार जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो देखो यार, अब मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों के लिए यार एक ऐसा वीडियो बनाया जाए यार जिसके कारण आप कंटिन्यू आपको आपके कंसेप्ट आप फटाफट से ब्रशअप कर सकें। मतलब आपको अगर जैसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, जैसे अगर मेरे को पहले कुछ समय के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो अपने नोट्स खोलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। मेरे को लगता था मेरे को यार बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा यार, मैंने जो मेरे वापस से मैंने सीखना चालू किया, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे जो मेरे पहले वाले नोट्स थे, मैंने उनको पढ़ने की जगह मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लगाना चालू किया। और जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाने चालू किया तो मेरे को लगा हाँ यार, मैं अब इसको चीज़ें मेरे को आती हैं, मैं भूला नहीं हूँ, पर हाँ मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए मेरे को धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ मैं बहुत सीखता गया और वापस से मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप हो गया। तो आज का अपन वीडियो चालू करें यार। तो देखो यार, आज के वीडियो के अंदर देखो यार, वही मेरा पहले वाला टारगेट है कि भाई मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है। तो यार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट हो रहा है यार, आप प्लीज़ अपना, अगर कोई भी आपके जो किसी भी कोई अगर आपको ये वीडियो सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप इसको लाइक और थोड़ा सा लाइक मतलब आप अपना लाइक और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके यार थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन अप करने की कोशिश करो यार। देखो, अगर मोटिवेशन अप होगा तो यार मैं आपके लिए कंटिन्यू आपके लिए ऐसे वीडियोस डालता जाऊँगा। और हाँ, जिस टॉपिक को आपको समझना है यार, वैसे वैसे आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए। और कमेंट सेक्शन पे आप लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा यार, मेरे को भी मालूम पड़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे वो पर्टिकुलर टॉपिक के भी वीडियोज मैं आपके लिए अपलोड करता जाऊँगा। चलिएगा, आज का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह देता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यार, अपना टारगेट ये तो नहीं है यार कि एक क्वेश्चन ही सीखना। अपना टारगेट है इस क्वेश्चन के आसपास जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उन सबको सीखने के लिए अपन देखते हैं यार, इस सीरीज को अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो वर्ड आया, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यार, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, चलिएगा। देखो यार, मूविंग कॉइल एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको अपन जनरली अपन कहते हैं पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, इसकी कुछ कुछ खास बात मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ जो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो टॉर्क होगा वो प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहाँ से इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी मतलब जो डिफ्लेक्शन का रीजन है वो कौन है? मेरा करंट है। तो और जो मेरा डिफ्लेक्शन के लिए जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है उसको मैं क्या कह रहा हूं? एक्चुएटिंग क्वांटिटी। जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है बेटा जी? टॉर्क के प्रोपोर्शनल आ रही है। और जितना ज्यादा टॉर्क होगा क्या उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। बेसिकली मैं कह सकता हूं टॉर्क इज नथिंग बट आउटपुट। मैं कह सकता हूं जो मेरा इस पीएमएमसी का जो आउटपुट है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं जो आउटपुट है मेरा, क्या वो मेरे करंट के प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूं क्या इट्स ए लीनियर डिवाइस, लीनियर डिवाइस। ठीक है। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन तो इसके ग्राफ पे आ जाता है। सबसे पहले तो टॉर्क वर्सेस करंट ग्राफ। टॉर्क वर्सेस करंट ग्राफ क्या बनेगा? देख बताओ, जब करंट जीरो तो वो भी जीरो, तो मैं कह सकता हूं क्या ये इसका ग्राफ बनेगा। पहला ग्राफ तो इसमें ये पूछा जा सकता है, ग्राफ ए। ग्राफ भी इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ थीटा मतलब जो डिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वर्सेस करंट में, बताओ वो भी क्या आएगा? लीनियर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? के इंटू थीटा के। और ये क्या के किसकी वजह से आता है? जो अपन स्प्रिंग उसके अंदर लगाते हैं, रिस्ट्रेंट कांस्टेंट, समझ रहे हैं आप? उसके कारण। ठीक है जी। दूसरी बात, मेजर्स ओनली एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है। तीसरी बात, अगर एवरेज वैल्यू मेजर करेगा तो क्या मैं इसे एसी मेजर कर पाऊंगा क्या? ना, दिस इज यूज्ड फॉर ओनली मेजर, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर किसके? डीसी क्वांटिटी मेजरमेंट्स। ठीक है जी।
अब आगे, अब इसकी कहानी को आप समझते हैं। देखो यार, अब सपोज करो इसके अंदर जो, अब देखो इसके अंदर जो डिवाइस का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? करंट के कारण आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो मतलब उस डिफ्लेक्शन से मैं उस करंट को मेजर कर सकता हूँ, जितना डिफ्लेक्शन उसके प्रोपोर्शनल में मैं आइडिया लगा लूंगा कि भैया मेरा इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। पर एक समस्या है, अगर मेरे को ज्यादा करंट मेजर करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मतलब एक नया डिवाइस बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और नया डिवाइस मैं बनाऊं तो यार होगा क्या, उसके लिए अब मैं क्या मॉडिफिकेशन इसमें कुछ कर सकता हूं, अब वो देखिएगा। एक सोचो, मेरे को ज्यादा करंट इसमें से, ज्यादा करंट मेरे को मेजर करना है। अगर ज्यादा करंट इसमें से मैंने पास करवाया, ज्यादा करंट मेजर करना मतलब इसमें से पास करवाना पड़ेगा, और इसमें इस मीटर में से अगर मैंने पास करवाया तो एक चीज बताओ, क्या ये मीटर को ज्यादा करंट इसको डैमेज कर सकता है? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। डैमेज अगर कर सकता है तो एक चीज बताओ, मेरा फायदा क्या रहा है यार? मतलब इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो गया। इसका मतलब मैं क्या करूं, अगर यहां से आई करंट आ रहा है तो एक चीज बताओ, क्या मैं इसको एक बाईपास दे दूं क्या? अगर मैंने इसको बाईपास दे दिया, क्या क्या मेरा कुछ करंट इसमें से चला जाएगा क्या? अगर सपोज करो मैं इसको बोल दूं आई एम, इसमें से मीटर करंट गया, तो बताओ इसमें से कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई एम। क्या इस रेजिस्टेंस में से चला गया क्या? क्या वो इस रेजिस्टेंस में से चला गया क्या? इस रेजिस्टेंस में से चला गया तो मैक्सिमम करंट तो इससे पास हो गया, और बहुत कम करंट इससे पास कर रहा है। तो एक चीज बताओ, ये बताओ क्या मेरा अब डिवाइस डैमेज हो सकता है क्या? ना। अब एक्चुअली मेरा कंट्रोल्ड करंट इसमें जा रहा है ना यार, जो भी इसकी फुल लिमिट है उसमें उतना करंट इसमें से जा रहा है, और मैंने पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगाया इसको कह देता हूं मैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये कंस्ट्रक्शन, अब बताओ इसमें से मेरे को ज्यादा करंट पास करना है तो आरएसएस, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? देखो बेसिकली सीधी सी बात है यार, ज्यादा करंट पास करवाना मतलब ज्यादा फ्लो करना है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं, आरएसएस की वैल्यू क्या होती है? वेरी लो, ठीक है। और ये बताओ अब ये कौन सा डिवाइस बन गया मेरा? एमीटर बन गया। अगर मैं बात करूं वोल्टमीटर मेजर कर, वोल्टमीटर की, अब बताओ वोल्टमीटर मेरा कैसे बनेगा? वोल्टमीटर तो सीधी सी बात है यार, देखो वोल्टमीटर क्या क्या करना है मेरे को, इसके अक्रॉस मेरे को क्या नापना है? वोल्टेज। अब वोल्टेज नापना है ना मेरे को। जब वोल्टेज मेरा ज्यादा होगा तो एक चीज बताओ, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट मेरा क्या होता है? V बाय आर होता है। अगर मेरा V ज्यादा हुआ तो एक चीज बताओ, मेरा करंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। और अगर मेरा करंट बढ़ गया तो एक चीज बताओ, डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एग्जैक्टली बढ़ गई। तो इसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकता हूं? मैं काम करता हूं ना यार, इसका अगर मेरे को इसमें करंट पास करना है, बेसिकली मैं क्या क्वांटिटी बढ़ा दूं? रेजिस्टेंस बढ़ा दूं। मतलब इसके पैरेलल एक सीरीज में इसके क्या लगा दूं? मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं। अगर बताओ रेजिस्टेंस का ज्यादा, अगर ये हाई वैल्यू होगी तो एक चीज बताओ, इसमें से करंट कम फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा? कम फ्लो करेगा। या इन शॉर्ट दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं ना यार कि ज्यादा वोल्टेज जो आएगा वो इसका क्रॉस आने लगेगा, VSH। तो एक चीज बताओ कि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप इसका क्रॉस आने लगा, इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आने लगा? कम आने लगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप इसका क्रॉस कम आने लगा तो क्या करंट मेरा कम फ्लो किए करेगा? अगर मेरा करंट कम फ्लो किया, क्या मेरा डिवाइस डैमेज हो सकता है क्या? ना। डिवाइस का क्या हो गया? मेरा प्रोटेक्शन हो गया। तो ये बताओ क्या मेरा वोल्टमीटर बन गया? तो इन शॉर्ट में कहूं तो एमीटर बनाने के लिए मेरे को इसके एक शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है यार, क्योंकि मेरे को बाईपास करवाना है। और अगर मेरे को वोल्टमीटर बनाना है तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसी दूसरे रेजिस्टेंस का क्रॉस ड्रॉप करवाना है, तो इसके लिए मैं उसके क्या लगा दूंगा? एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ठीक है जी। अब ये देखो, अगर मेरे को कोई भी मेजरमेंट करना है तो एक चीज बताओ, कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। कंडक्टर, वो क्या हो सकता है? कंडक्टर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, या इंसुलेटर भी हो सकता है। कोई भी अगर मैं सेमीकंडक्टर का होगा या किसी कंडक्टर का होगा, जनरली अपन यूज क्या करेंगे बेटा जी? कॉपर यूज करेंगे। कॉपर मतलब कंडक्टर यूज करेंगे। अगर कंडक्टर यूज करेंगे तो एक चीज बताओ, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। तो एक चीज बताओ, मेरी रीडिंग करेक्ट आएगी, रॉन्ग आएगी? रॉन्ग आएगी। अगर वो रीडिंग मेरी रॉन्ग आ रही है तो मेरा मेजरमेंट का मतलब क्या रहा? इसका मतलब मेरा टारगेट क्या रह गया? मेरा टारगेट ये रह गया कि रेजिस्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंस के कारण, या सॉरी टेम्परेचर के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, मैं उसको क्या करना चाहता हूं? मिनिमाइज करना चाहता हूं। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस में क्या करना चाह रहा हूं? मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं? एक अलग रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ देता हूं। कैसे? कि भाई उसको अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा वेरी भी करूं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी ना करे। तो उस टाइम पे मैं कौन सा मटेरियल उसके लिए यूज करता हूं? वो यूज करता हूं मैं मैग्नीन। और उस रेजिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो देखो सीधी सी बातों को, विच ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? बोलो कौन सा? मैग्नीन। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या PMMC एसी के लिए मेजर करने के लिए काम आएगा? नहीं भाई साहब, एसी के लिए मैं काम ही नहीं लूंगा उसको। क्यों? एसी के लिए अगर काम लिया तो बताओ वो क्या मेजर करेगा? एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू तो एसी की 0 यार। ओ माय गॉड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ESC 2019 का क्वेश्चन था,
और अब 2019 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यार सीधा सीधा बोल दिया पीएमएमसी वो 38 था, 39 है। तो देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस में लगाएंगे भैया, किस लिए लगाएंगे कि भैया टेम्परेचर का इफेक्ट मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, मतलब टू कंपनसेट द फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन। ऑप्शन सी का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या आपको दो क्वेश्चन एकदम करेक्टली समझ में आ गए क्या? चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखो यार बात हो रही है किसकी, एरर की। एरर की अगर बात हो रही है तो अपन एरर को अपन समझ लेते हैं, एरर होता क्या है, उसके बाद में अपन पूरी चर्चाएं वापस इस क्वेश्चन में करेंगे। तो अपना टॉपिक है एरर। बेसिकली एरर होता क्या है? एरर कुछ नहीं होता, इट्स अ डेविएशन ऑफ ट्रू वैल्यू फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू, या इनको ये भी कह सकते हैं ऑफ डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ठीक है जी। तो अब देखो, अब सबसे पहली बात आ जाती है अपने पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखो यार, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर को मैं डिफाइन करता हूं डेल ए से, और इसको मैं डिफाइन करता हूं कैसे, इट्स अ मॉडुलस ऑफ ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू। मतलब क्या हुआ कि इट्स अ डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज द एब्सोल्यूट एरर। एग्जैक्टली द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या होता है, आप इसको देखिएगा, इट्स डिफाइन एज डेल ए बाय ए ट्रू। मतलब बताओ ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए एम माइनस ए टी अपॉन ए टी। ये समझ में आया क्या? इट्स अ रिलेटिव एरर। तो कई बार आपने देखा होगा इट्स अ परसेंटेज एरर में आपको कुछ दिया जाता है। परसेंटेज एरर जो आपको दिया जाता है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता। परसेंटेज किसी के बेसिस पे तो निकालोगे ना यार, किसको बेस मान के। अगर मैंने बोला कि 95% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, तो ये किसके बेस, अब 95% किस पे आए? 95% मार्क्स आए ना आपके 100 मार्क्स पे, तो आपका यहां से परसेंटेज निकला। समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ रहे हैं आप ये बात? बिल्कुल क्लियर कट है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक तीसरी जो टर्म आपको मिलती है वो मिलती है गारंटीड एक्यूरेसी एरर, GAE। ये जो काउंट की जाती है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द फुल स्केल रीडिंग। इट्स कैलकुलेटेड ऑन द फुल स्केल, इट्स कैलकुलेटेड ऑन द फुल स्केल रीडिंग। ठीक है जी। अब देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये वो वाले क्वेश्चन है, अभी आपने देखा होगा, अभी अगर किसी ने आरपीएससी लेक्चर का एग्जाम दिया हो या यूपीपीएससी एई का एग्जाम दिया हो, इसके अंदर ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछे गए थे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द रिलेटिव एरर। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था यार ये। ठीक है, चलिएगा अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1% फुल स्केल रीडिंग का एरर आएगा ही आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिएगा इसको समझने के लिए अपन, चलिएगा अब बताओ बेसिकली ये कह क्या रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, मतलब 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग कितना है, 150। मतलब कितने वोल्ट का डिफरेंस आएगा, मतलब 1.5 वोल्ट का जो एरर आने वाला है ये तो फिक्स है। अब इन्होंने क्या पूछा है, लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर, अब बताओ इन्होंने मेजर कितना किया है, 83 वोल्ट तो इन्होंने मेजर किया, और बेसिकली और एरर कितना आ रहा है, 1.5। अब मेरे को परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। देखो ये बेसिकली क्या था, जितना एरर आया और किस पे, मेजर्ड वैल्यू पे। लिसन, इट्स अ लिमिटिंग एरर। ठीक है, हाँ अब बताओ ये कितना हो गया मेरा, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो इट्स अ 1.8%। और हाँ
अब देखो ये तो हो गया मेरा लिमिटिंग एरर, और कई बार पूछ लेता है परसेंटेज एक्यूरेसी। परसेंटेज एक्यूरेसी वो कितनी होती है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर। तो अब बताओ ये कितना हो गया, 100 माइनस 1.8, क्या मैं बोल सकता हूं इट्स अ 98.2%। क्या आपको यहां से आपको तीन चीजें सीखने को, चार चीजें सीखने को मिली। एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होता है, लिमिटिंग एरर क्या होता है, और एक्यूरेसी क्या होती है। समझ रहे हैं, मतलब जितना लिमिटिंग एरर कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। गॉट इट और नॉट, चलेगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो सेक्शन जो एरर पे था इस पे अपन, मैं चाहता हूं कि हर एक आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें, और मैं भी इस पे हर एक कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐड करूं जिसमें आपको एरर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ जाए। तो देखो अगली बात आ गई बेटा स्ट्रेन गेज की। स्ट्रेन गेज, अब देखो यार स्ट्रेन गेज की अगर मैं बात कर लूं तो होता क्या है, ठीक है जी। स्ट्रेन गेज में जो सबसे बड़ी बात आती है गॉज फैक्टर। गॉज फैक्टर, गॉज फैक्टर को अपन लिखते हैं जीएफ से। किससे बेटा, जीएफ से। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, या वो भी नहीं, आप समझ रहे, G.F वो वाला नहीं, जीएफ मतलब गॉज फैक्टर, ठीक है। इट्स अ गॉज फैक्टर इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अबे ये रिलेटिव चेंज है क्या, यस, इट्स अ रिलेटिव वैल्यू अपॉन स्ट्रेन। गई बात समझ में। अब बात करते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो मेरा, या मैं सीधी सीधी बात करूं हुक्स लॉ की बात छोड़ के, तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये दो चीजें आप गॉज फैक्टर में आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यार आपने एक चीज सीखी, गॉज फैक्टर होता है क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन स्ट्रेन। फोकस कीजिएगा, गॉज फैक्टर इज नथिंग बट रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इट्स स्ट्रेन, ठीक है। और अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है आपको मैंने बताया, चलिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कह रहा है बेटा, गॉज फैक्टर मेरे को दिया है, और मेरे को क्या दिया, स्ट्रेस दिया है, और मेरे को क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, और मेरे को पूछा चेंज, और बेसिकली ये भी परसेंटेज में दिया है। बेसिकली इन्होंने क्या पूछ लिया, रिलेटिव चेंज। तो बताओ अब अगर इक्वेशन 1 से अगर मैं जाऊं, इक्वेशन 1 क्या था, जीएफ इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन स्ट्रेन था। तो अगर मैं ध्यान से अगर इसको रीअरेंज करूं तो डेल्टा आर अपॉन आर ही मेरे क्या बन गया, गॉज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। एग्जैक्टली अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। अब बताओ क्या मेरे को स्ट्रेन दिया है क्या, इन्होंने नहीं दिया। तो बताओ मैं स्ट्रेन को यहां से क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2 से। स्ट्रेन को अगर मैं इधर ले जाऊं और तो बताओ मेरा ये इधर आ जाएगा, तो मैं क्या स्ट्रेन को लिख सकता हूं क्या, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू 100। तो अब एक चीज बताओ, गॉज फैक्टर मेरा कितना है बेटा, 2, स्ट्रेस कितना है मेरा, स्ट्रेस है 1050, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, देखो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पर इसको मैं बोल सकता हूँ 2.1 इंटू 10 की पावर 6 और इंटू 100। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूं, आप भी इसको सॉल्व करो। 1050 गुना 100 अपॉन 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो ये आ जाता है मेरा 0.1%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आपको ये समझ में आया क्या। गॉज फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन वगैरह में, स्ट्रेन और स्ट्रेस में जो रिलेशन देता है वो कौन देता है, हुक्स लॉ। क्या आपको क्लियर कट हो गया क्या, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पढ़ जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन चालू करते हैं यार अगला सेक्शन। अगले सेक्शन आ गया मेरा कंट्रोल का। कंट्रोल वाला तो यार बहुत आसान होता है, देखो कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। एक चीज बताओ, अगर क्या कहता है ये, अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन है जीएस, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया
RS, आउटपुट मिला मेरे को CS। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं S डोमेन में चला जाऊं, टाइम डोमेन में जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको CT कह देता और ये मेरा, इसको मैं GT कहता और इसको मैं क्या कहता, RT कहता, तो यहां से एक जो मेरा रिलेशन आता, बताओ वो क्या आता, CT इज नथिंग बट GT का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, RT के साथ। अब ये करते तो पसीने आ जाते। और ये बताओ ये क्या होता है बेटा, इससे सीधा मेरा CS मेरा कितना मिल जाता है इस डोमेन में, GS मल्टीप्लाई बाय RS। तो आप क्या चाहोगे, मल्टीप्लाई की कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान से देखो, अपन इसका करते हैं क्या, क्या करते हैं अपन, CS चाहिए ना अपनों को। CS अगर अपनों को चाहिए तो लैप्लेस किसका कर दे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ CT। बोलो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 का कितना बेटा, 1/s। इसका कितना 0.2, तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये s प्लस 60 बनेगा, और ये माइनस 1.2 s प्लस क्या बनेगा बेटा, 10 बनेगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इसको, तो ये मेरा बनेगा कुछ s इंटू s प्लस 60 s प्लस 10, और ये s ये बनेगा मेरा 600। ठीक है, अब बताओ मेरे पास इन्होंने पूछा है क्या, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। बेसिकली इन्होंने CS मेरे को दे दिया, RS मेरे को पता है, और इन्होंने मेरे से क्या पूछा है, GS पूछा है। क्या मैं बता सकता हूँ, बताओ CS कितना है, 600 अपॉन S इंटू S प्लस 60 अपॉन S प्लस 10। RS मेरा कितना है, बोलो ये क्या बोल रहा है मेरे को, सब यूनिट स्टेप। तो बताओ RS कितना हो गया मेरा, 1/s हो गया। यूनिट स्टेप, UT का ट्रांसफर, UT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये। तो बताओ GS मेरा यहाँ से कितना निकल के आ गया, GS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरा निकल के आ गया 600 अपॉन S प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय S प्लस 10। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अबे वाह, ऑप्शन नंबर B। तो देखो ये तो एक थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन था, इसके अलावा आपको छोटे छोटे एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर जाओगे क्या। आज के 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए, नहीं बेटा और आगे है। 6वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 95% फुल लोड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक चीज मेरे को बताओ, परसेंटेज एफिशिएंसी मेरी क्या होगी, वो होगी ना आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस इनटू 100। ठीक है, तो मैं यहां से अगर इसको देखूं, मैं इसको रीअरेंज करता हूं। रीअरेंज अगर मैं करूंगा तो बताओ क्या मैं लिख सकता हूं क्या, जो मेरा लॉस होगा वो कितना आ जाएगा। इसको इधर मैं ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं, तो इसको चलो रीअरेंज करते हैं। तो बताओ 100 अपॉन एफिशिएंसी माइनस 1 इंटू आउटपुट। क्या ये बात सही है क्या, आप एक बार वेरीफाई करो इसे। इसको मैंने उल्टा किया तो ये देखो, ये उधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, 1 माइनस। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब कहना क्या चाह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 500 kV का ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी कितनी, 95% एट फुल लोड। देखो फुल लोड पे क्या बोल रहा है, और द फुल लोड एफिशिएंसी और बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पे बात कर रहा है, तो देखो सबसे पहले कंडीशन 1 को यूज कर लेते हैं। कंडीशन 1 को बात कर लेते हैं 95% ऑफ फुल लोड। तो एक चीज बताओ, लॉस कितना बोल रहा है ये। अब देखो लॉस कौन कौन से होंगे, लॉस इसमें 2 तरह के होंगे। एक तो कौन होगा, कॉपर लॉस, एक कौन होगा मेरा, कोर लॉस। कोर लॉस मेरा लोड पे डिपेंड करेगा क्या, ना लोड पे डिपेंड नहीं करेगा भैया, कितना परसेंट लोड है। ठीक है, कॉपर लॉस एग्जैक्टली वो डिपेंड करेगा। लॉस ये क्या होगा, 100 अपॉन एफिशिएंसी माइनस 1 इंटू आउटपुट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, अब अपन इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, तो बताओ कॉपर लॉस कितना है, 95% फुल लोड है। 95% फुल लोड है तो कॉपर लॉस तो किस पे, 95% फुल लोड का मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, वो कितना कर रहा है, 95% ऑफ द आई मैक्सिमम। तो मतलब कॉपर लॉस भी कितना होगा, 95% ऑफ कॉपर लॉस मैक्सिमम का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉपर लॉस जो होगा वो होगा I²R। तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या, 95% का स्क्वायर इंटू P ऑफ कॉपर एट फुल लोड प्लस P ऑफ कोर लॉस, ये किसके इक्वल होगा, 100 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 95% माइनस 1। आउटपुट मेरा कितना आ रहा है बेटा, आउटपुट आ रहा है 500 kVA। ठीक है, और 95% है ये।
आउटपुट भी तो 95% है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन की मैं बात कर लूं तो बताओ 60% पे भी इफिशियंसी क्या है, सेम है, तो ये क्या बनेगा बेटा 60% का स्क्वायर इंटू पी ऑफ कॉपर। पी ऑफ कॉपर क्या है, फुल लोड पे, पी ऑफ कोर इक्वल टू 100 अपॉन एफिशिएंसी तो 95% है, इंटू 500 अपॉन 60/100। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई? ठीक है, अब आगे देखो आप, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को दो चीजें मिल जाएंगी, एक तो पी कॉपर मिल जाएगा और एक मेरे को क्या मिल जाएगा, पी कोर मिल जाएगा। मतलब ये मेरे को दो लॉसेज मिल गए। अब बताओ इन्होंने क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछी है, तो एफिशिएंसी मेरी क्या होगी 3/4 तो फुल लोड का, मतलब 500 अपॉन 3/4 किसका, आउटपुट, प्लस अब लॉस की बात करते हैं, पी कोर तो ऐसे कैसे आएगा, बिल्कुल सही बात है, और पी कॉपर की बात करते हैं, पी कॉपर कितना आएगा 3/4 है ना, तो 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि करंट 3/4 इंटू पी कॉपर। कॉपर कौन सा है, ये फुल लोड वाला 100। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे क्या? इन दोनों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ईएससी के अंदर, नो डाउट, पर इससे आपको कुछ चीजें आपको क्लियर हुई कि पी कॉपर पी कोर वगैरह में कैसे रिलेशन अपन निकालते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ईएससी मेंस में भी 12 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है जी, आपको समझ में आया? क्या आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो आप एक बार वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, आप इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर बोल देता हूं, एफिशिएंसी की होती है ये आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट क्या होगा, इनपुट अपन देंगे किस किस में जाएगा, वो आउटपुट में जाएगा, और कुछ इनपुट कहां चला जाएगा, मेरा लॉस में चला जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा 100 अपॉन एफिशिएंसी माइनस 1 इंटू आउटपुट। अब देखो लॉस मेरे कौन कौन से होता है, एक तो कॉपर लॉस होता है, एक मेरा कोर लॉस होता है। जो कॉपर लॉस होता है वो मेरा डिपेंड करता है भैया करंट पे, और करंट मेरा किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। अगर मैं मान लूं अगर पी कॉपर मेरा 100% लोड पे लॉस हो रहा है तो बताओ 95% पे कितना होगा, 95% करंट फ्लो करेगा, और कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो बताओ आई स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, 95 का स्क्वायर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, एग्जैक्टली दैट इज डन हियर। ओके, चलिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर आपको एक चीज समझ में आई। ओके, यहां से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर देंगे, तो मैं बोल रहा हूं इसका जो आंसर है, कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके मैन, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अगला सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट मोर फ्रिक्वेंटली इन द पावर सिस्टम। सबसे ज्यादा पावर सिस्टम में फॉल्ट कौन सा होगा? एक बताओ, क्या तीनों तार एक साथ टूटने पॉसिबल है क्या? ना। क्या दो तार का एक साथ चिपकना पॉसिबल है क्या? ना। क्या लाइन टू लाइन लाइन मतलब दो लाइन टूट के ग्राउंड में मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ना। पर एक तार ग्राउंड में मिल सकता है क्या? यस, बहुत फ्रिक्वेंटली होगा। जो 95% टू 98% जो फॉल्ट होते हैं वो ये वाले फॉल्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कंट्रोल का सवाल आ गया। दिस क्लोज लूप स्टेडी स्टेट लिमिट रैंप एरर मेरे को दिया हुआ है, तो आप हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा, टाइप। सबसे पहले तो आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है जीएस इक्वल टू के एस ऑफ एस प्लस 2, इसका टाइप क्या है मेरा? क्वेश्चन आ जाए बेटा, टाइप क्या है और ऑर्डर क्या है? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं ऑर्डर निकालता हूं, वो निकालता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। किससे निकालता हूं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। और जो मैं टाइप निकालता हूं वो कहां से निकालता हूं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो बताओ, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, बताओ एस की पावर यहां पे कितनी है? मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे एस की पावर कितनी है बेटा? एस की पावर है मेरा 1, तो इसका टाइप क्या बनेगा मेरा? 1। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा ऑप्शन, ये पहली बात तो आ गई है, मेरा टाइप सिस्टम कौन सा है? टाइप 1। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कई बार, सिस्टम का टाइप कौन सा है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर कहां से निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? 1 प्लस जीएस। तो ध्यान से अगर देखूं तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस के अपॉन एस एस प्लस 2। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो वो कितना इधर चला जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। तो बताओ एस की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है? सिस्टम इज ऑर्डर 2 एंड टाइप 1। अब बात कर लेते हैं एरर वगैरह की, बहुत आसानी से अपनों को समझ में आ जाएगा। जो एरर अपन निकालते हैं, एक टेबल और याद रखिएगा, टाइप 0 1 2। और अब
जो मेरा ये एक तो ये तो है मेरा टाइप पे, और जो मेरा ये जा रहा है इनपुट पे। एक तो हो सकता है मेरा स्टेप इनपुट, एक हो सकता है मेरा क्या रैंप इनपुट, एक क्या हो सकता है मेरा पैराबोलिक। तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा, a/1 प्लस kp पोजिशनल एरर, ये जीरो, ये आता है मेरा इसमें रैंप के साथ, ये इनफाइनाइट, ये आ जाता है मेरा जीरो, ये आता है 1/kv, इट्स अ वेलोसिटी एरर, इट्स अ जीरो, इट्स अब ये कैसे कैलकुलेट करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये आ जाता है मेरा जीरो, फिर ये मेरा जीरो, और फिर मेरा आ जाता है a/k एक्सेलरेटिंग फैक्टर। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे मेरा टाइप बढ़ रहा है वैसे वैसे एरर मेरा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब हाइट द टाइप, हाई द लो द एरर। जितना ज्यादा टाइप होगा सिस्टम का उतना एरर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को अपन कंपनसेटर वगैरह में पढ़ते हैं, और लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, इसके बारे में चर्चा करूंगा आपके साथ, उसकी भी आप टेंशन मत कीजिएगा। चलिएगा अब इसको अपन देख ले। टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम की बात करूंगा तो बेटा ये वाली कहानी इससे मैच कर रही है क्या, और रैंप इनपुट है तो एरर जो मेरा आएगा a/kv आएगा। अब अपन सीखते हैं व्हाट इज kv। kv कैसे निकलता है बेटा, kv निकलता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू gs। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, s तो s है ही मेरा, बताओ gs कितना है, k/s इंटू s प्लस 2, और यहाँ पे लिमिट कितना है s टेंड्स टू 0। बताओ ये s से s कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो k/s प्लस 2 लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ गया मेरा k/2। तो बताओ मेरा जो ESS बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा a/kv। तो मैं क्या कह सकता हूँ, a तो मेरा कितना हो गया, वो क्या है मेरा यूनिट रैंप है, यूनिट रैंप है तो a तो मेरा 1 है, और kv कितना है k/2। तो बताओ ये मेरा 2/k बन गया क्या, और ये ESS है मेरा वो कितना है बेटा 0.1 है। तो बताओ यहां से अगर मैं देखूं तो k कितना आ गया मेरा 20। क्या आपको बात एकदम क्लियर कट समझ में आ गई क्या, तो मेरा k कितना आ गया 20। क्या मेरा ऑप्शन मैच कर गया क्या। तो देखो यार, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना याद कौन रखेगा, सीधी सी बात है। देखो अगर यूनिट बोले तो यूनिट ठीक है, जीएस के साथ अगर यहाँ पे एस हो जनरली तो क्या करना है, यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो मैं क्या करता, एस से मल्टीप्लाई नहीं करता, मतलब के निकाल देता। कुल मिला के मेरे पास बात आती है, जो मेरा पास के पी जो मेरा आता है वो आता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएस, जो मेरा के वेलोसिटी एरर कांस्टेंट आता है वो आता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी एस, और जो मेरा एक्सेलरेटिंग कांस्टेंट आता है वो आता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या। ये चीज़ आप याद रखिए, अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, तो आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बिल्कुल क्लियर है क्या। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, चाहे ESE हो चाहे और कोई एग्जाम हो। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। जो मेरा डायोड करंट होता है वो रिलेट करता है IS सैचुरेशन, या IS को मैं बोल सकता हूँ रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसका जो रिलेशन होता है वो होता है e की पावर VD बाय नीटा VT माइनस 1, मतलब ID। ये याद रखिएगा, रिवर्स ये डायोड करंट होता है मेरा e की पावर VD बाय नीटा VT माइनस 1। तो बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी वेरी करेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। IS तो मेरा रिवर्स सैचुरेशन करंट हो गया, VD हो गया अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज क्या होगा, VT होता है थर्मल वोल्टेज, और VT अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा, VT अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा T/11/600, और टेम्परेचर अपन किस में लेते हैं बेटा, केल्विन में। क्या आपको बिल्कुल समझ में आई क्या ये बात। बस अगर ये आपको समझ में आ गई तो एक नई चीज और आ जाका अपना लास्ट क्वेश्चन बोल रहा क्या है, ये कहना चाहता है VT कैलकुलेट करो डायोड के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो VT अभी अपनों ने पढ़ा T/11600 होता है, और ये T कितना होगा मेरा 27 मत ले लेना यार, केल्विन में लेना है, 273 होगा। और बताओ ये 11600 होगा, 11600 होगा तो ये VT कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 300 को अगर मैं 11600 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास जो निकल के आता है यार, ये निकल के आ गया मेरे पास 25.86 मिलीवोल्ट। और इन्होंने पूछा नियरली, ये किसके नियर है बेटा, ये VT जो मेरा नियर है किसके
25.86 इज वेरी नियर टू 26 मिलीवोल्ट। क्या क्लियर कट है क्या? ये आज की कहानी थी। तो आज की कहानी में अपनों ने क्या क्या सीखा इसको समराइज करते हैं। एक तो पीएमएमसी सीखा। शैम्पिंग रेजिस्टेंस किसका बना होता है? मैग्नीन का। क्यों लगाया जाता है भाई साहब? टेम्परेचर वेरिएशन हटाने के लिए। ये कैसा है? लीनियर डिवाइस है। टॉर्क किसका प्रोपोर्शनल होगा? एक्चुएटिंग करंट। ओ माय गॉड, आपको पता है ये सब। एरर की बात की थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर अक्रॉस GAE। लिमिटिंग एरर पता चला। उसके बाद में ट्रांसफार्मर के बारे में पता चला, लॉसेज के वगैरह के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर किसके बारे में आपको मालूम पड़ा? डायोड करंट के बारे में मालूम पड़ा। फिर VT के बारे में मालूम पड़ा। आपको एक चीज और बताऊं, इस बार VT पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। VT को यूज करते हुए आइंस्टाइन इक्वेशन इन्होंने निकलवाई थी ESE मेंस में, और ये क्वेश्चन था 12 मार्क्स का। समझ रहे हैं दोस्तों? तो देखो यार, मैंने तो अपना आज का काम कंप्लीट किया। तो आप थोड़ा सा आप मेरे को कमेंट में बताइएगा आपको किस किस टॉपिक पे और जरूरत है, और बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और हाँ, उस सबसे वीडियो पसंद आने की बाद में अपन करेंगे, पहले उस ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन का एफिशिएंसी मेरे को निकाल के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।